जय हिंद, नमस्कार। चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा स्ट्रेटजिक कनेक्टिविटी की। और ये स्ट्रेटजिक कनेक्टिविटी क्या है, आप सबको याद होगा पिछले साल जब यहाँ पर G20 सम्मेलन हुआ था तो एक प्रस्ताव पास हुआ था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर। एक कॉरिडोर बनना है और वो कॉरिडोर भारत से होकर के, अरबियन सी से होकर के आगे कुछ इसका हिस्सा जो है पानी के रास्ते, फिर जा करके ये चाबहार पोर्ट में मिल जाएगा, फिर उधर से मिडिल ईस्ट होते हुए इसको थ्रू इजराइल मेडिटेरियन सी में चला जाएगा और वहां से यूरोप चला जाएगा। ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट है और ये बड़ा G20 की कामयाबी थी भारत की, उन्होंने इसको पास किया था। और इस माध्यम से भूमध्य सागर के आसपास जो देश हैं, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, उनसे भारत का सीधा जुड़ाव हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब आजकल रोम गए हुए हैं और जब वहां जाते हैं, जहां भी जाते हैं, आप जानते हैं कि जहां भी जाते हैं वो चर्चा में रहते हैं और वो दुनिया के किसी कोने में भी रहें, वो कहाँ है ये पता चल जाता है क्योंकि मीडिया उनको बहुत हाईलाइट करती है। और उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में भी बात रखी क्योंकि जब भी जहां जाते हैं रिपोर्टर्स को जरूर समय देते हैं। और उन्होंने ये बात रखी है इमेक के ऊपर, जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसमें यूरोप भी शामिल है, इस पर उन्होंने बात कहा है और कहा है कि हमारे संबंधों में ये एक नई कनेक्टिविटी का अवसर है जो हम सबको मिलेगा। और भारत मध्य पूर्व यूरोपीय देशों के साथ ये जो गलियारा बना रहा है, इससे भूमध्य सागरीय जो देश हैं उनके साथ और भारत के साथ मिलकर के एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है ये पूरा प्रोजेक्ट। जयशंकर ने कहा है कि भूमध्य सागर में देखा जाए तो ये संघर्ष का क्षेत्र है, मिडिल ईस्ट को देखें तो भी संघर्ष का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ निश्चय और अस्थिरता का वातावरण ज्यादा रहता है। दुनिया के तमाम क्षेत्रों के मुकाबले वर्तमान में संघर्ष के अगर कोई क्षेत्र है तो वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है या फिर मिडिल ईस्ट के क्षेत्र हैं। यह इसलिए यहाँ अनिश्चितता का वातावरण रहता है, अस्थिरता का भी वातावरण रहता है। यहाँ अवसर भी हैं और जोखिम भी हैं, दोनों वर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इमेक के माध्यम से ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर बन रहा है, इसके माध्यम से जो कनेक्टिविटी होगी, जो डेवलपमेंट होगा, वो हम आपदा को अवसर में बदलने का काम करेंगे। इससे हमारा आर्थिक सहयोग बढ़ेगा, हम जोखिम को कम करने में कामयाब होंगे। और देखिए, जब किसी भी देश में जब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो संघर्ष जो है वहां कम होता है, विकास होता है। तो संघर्ष जो विकसित नहीं है, जो बहुत विपन्न अवस्था में है, मरणासन्न है, जिनकी आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है, खाना बदोश जीवन जी रहे हैं, वो लड़ाने मरने मारने की बात करते हैं, वो आतंकवाद की बात करते हैं, वो आतंकवादी पालते हैं। लेकिन जब स्थिति ठीक हो जाती है, मिडिल ईस्ट में कई ऐसे देश हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वहां कोई समस्या नहीं। जिनके पास कुछ नहीं वो पूरा बवाल खोपड़ी के लिए घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से, एक प्रकार से जयशंकर जी का ये कहना है कि क्षेत्रीय संघर्षों में जो जटिलताएं उत्पन्न हुई हैं, निश्चित रूप से यहाँ जटिलताएं हैं, यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रगति होगी, उसके प्रति लोग अभी से आशावान है। मिडिल ईस्ट के देश भी बहुत एक्साइट हैं और यूरोप के देश तो है ही हैं। और इस गलियारे से चाहे सऊदी अरेबिया का मामला हो, यूएई का मामला हो, जॉर्डन का मामला हो, इजराइल का मामला हो, या इटली और तमाम देशों का मामला हो, जो यूरोपियन संघ के देश हैं, सभी एक्साइट हैं। और यूरोपीय संघ के ऐसे कई देश हैं जो आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए बहुत अधिक संख्या में आवेदन करने वाले हैं। इस पहल से भारत को कई प्रकार के लाभ हो रहा है। मैं पहले तो ये बात करूं कि भारत को क्या लाभ। देखिए, भारत के जो बृहद आर्थिक दृष्टिकोण है, उसकी जो वैश्विक कूटनीति है,
उससे, इस कॉरिडोर से उसको इसकी सफलता मिलेगी। भारत चाहता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात है कि अगर भारत विकसित देश बन रहा है, भारत राइजिंग कंट्री है, तो दुनिया में कोई देश क्यों पिछड़ा रहे, सबको बूस्टअप मिलना चाहिए। भारत का ये एक व्यापक दृष्टिकोण, वैश्विक दृष्टिकोण रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण, सामरिक, राजनीतिक, सब प्रकार का एक व्यापक दृष्टिकोण रहा है। और भारत की जो वैश्विक डिप्लोमेसी है, वो चाहता भी है कि हम सब देशों को साथ लेके चले, और इसी नीति के कारण पॉलिटिकली लोग उसके साथ बहुत जल्दी लामबंद हो जाते हैं भारत के साथ। दूसरा, भारत को सबसे बड़ा लाभ वो होगा कि जिस प्रकार से चीन का बीआरआई प्रोजेक्ट है, जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के थ्रू वो साउथ एशियाई देशों को, सेंट्रल मिडिल ईस्ट के देशों को, यूरोप ये जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसका एक पार्ट जो पाकिस्तान का सीपेक बन रहा है, और सीपेक के रास्ते जो भारत ने कॉरिडोर का अभी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये सपना चीन का है, उससे छीन लिया, उसके सपने को ही भारत ने छीन लिया, और सीपेक तो खटाई में पड़ गया, वहां तो बलूची दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। तो बीआरआई प्रोजेक्ट जो है, ना तो साउथ एशियाई देशों में वो बहुत प्रोजेक्ट को पसंद किया जा रहा है, बहुत सारे देशों ने अपने आप को अलग थलग कर लिया है, और ना ही मिडिल ईस्ट की ओर उनका कोई इनिशिएटिव पूरा हो पा रहा है। उसके पहले ही भारत का ये जो इमेक प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च हो जाएगा, और भारत मध्य पूर्व, यूरोप और मध्य पूर्व के जो देश हैं, इन सबसे इस आर्थिक गलियारों के माध्यम से सीधे जुड़ जाएगा। ये बड़ा परिवर्तनकारी कदम माना जा रहा है, बड़ा परिवर्तनकारी ये प्रोजेक्ट है, ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, और इसे मिडिल ईस्ट, यूरोप को एक साथ साधने में भी आसानी हो जाएगी। इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत अपने भी बुनियादी ढांचे को, व्यापार को, ऊर्जा और तमाम चीजों को सुदृढ़ करेगा, और इस क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं। सबसे बड़ी संभावना तो एनर्जी की है, ऑयल और गैस एनर्जी की है, हाइड्रोजन और तमाम जो ग्रीन एनर्जी की है। यूरोपियन कंट्रीज में ग्रीन एनर्जी का बहुत ज्यादा स्कोप है, और मिडिल ईस्ट में जो है ऑयल और गैस एनर्जी का बहुत स्कोप है। इसका सीधा लाभ जो है भारत को भी मिलेगा, और भारतीय कंपनियों को भी मिलेगा। जिस प्रकार से चाबहार पोर्ट वगैरह अडानी ने डेवलप किया, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका भी इससे बड़ा परेशान है, क्योंकि भारत को और इन देशों को इसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ है, और ये महायोजना एक प्रकार से है, जो महायोजना इसको कह सकते हैं। ये एक ग्रांड स्ट्रेटजी है, ग्रांड प्रोजेक्ट है। 2020 में ये लॉन्च हो गई, अनाउंस हो गई, और G20 की सफलताओं में ये मील का पत्थर थी। भारत उस समय G20 का चेयरपर्सन था, अध्यक्षता कर रहा था, और उसने अपने डिप्लोमेसी इस प्रोजेक्ट को पास कराने में कामयाबी हासिल की थी। और निश्चित रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भी, मिडिल ईस्ट में भी, यूरोप में भी, पूरे क्षेत्र में जियो स्ट्रेटजी के हिसाब से भी भारत को बढ़त मिलेगी। केवल इकोनॉमिक नहीं, जियो स्ट्रेटजी के हिसाब से भारत मिलेगी। आर्थिक संबंध तो मजबूत होंगे ही, एक दूसरे के मददगार होंगे ही। और भूमध्य सागर के जो एक देशों में आपस में बड़ी खींचतान मची है, संघर्ष का जो एक वातावरण बना हुआ है, उनकी भी जो एक इकोनॉमिक रिलेवेंसी डेवलप होगी, तो उस वातावरण में भी परिवर्तन जरूर होगा। और ये एक बहुआयामी में कह सकते हैं कि मल्टी प्रकार का जो है, मल्टी डायमेंशनल जो है नेचर जो है इस कॉरिडोर का होगा, जो एक बड़ा साझेदार के रूप में देशों को लामबंद करने में निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। और कहा यह जाता है कि भारत का जो वार्षिक जो व्यापार है इन देशों में, वो 80 बिलियन से भी कहीं ज्यादा अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यवसाय है, जो कई गुना कॉरिडोर बनने के बाद बढ़ने वाला है। चाहे ऊर्जा की बात करें, या टेक्नोलॉजी की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, या जो हमारे बुनियादी ढांचों का मामला है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तमाम क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बदलाव की संभावनाएं दिख रही हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि भूमध्य सागरीय देशों में 4,80,000 से कहीं ज्यादा भारतीय रहते हैं, भारतीय नागरिक वहां रहते हैं, वो काम करते हैं, वहां से भी भारत को पैसे आता है। 40% तो लगभग इसमें इटली में अकेले रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। इन सबसे वहां की भी अर्थव्यवस्था बूस्टअप हो रही है, भारत को भी उसमें बहुत बड़ी लाभ होता है।
एवी जयशंकर जी ने कहा कि भाई इससे हमारी रुचि का, उर्वरक का, पानी का, ऊर्जा का, प्रौद्योगिकी का, हीरे का व्यापार हो, डिफेंस का है, साइबर, बहुत संभावनाएं हैं। संभावनाओं का तार बंधा रहा है। हवाई अड्डे बनाने का बात हो, बंदरगाह बनाने का बात हो, रेलवे की विकास की बात हो। ईरान में हम रेलवे भी बना रहे हैं, बंदरगाह भी बना रहे हैं, कई देशों से हमें ऑफर है बनाने के लिए। और ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी पर भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इस पर जो है एक बात और, इस कॉरिडोर से एक चीज और बहुत बड़ा जुड़ने वाला है। एक तो मीना की बात हो रही है। मीना का जो मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, जिसे मीना कहा जाता है, मिडिल ईस्ट भी है और नॉर्थ अफ्रीका के देश भी शामिल है। ये देश भी इससे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएंगे। और साथ में जो जीसीसी है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, उसको भी बड़ा लाभ हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि 160 से 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यवसाय तो खाली इस क्षेत्र में बढ़ जाएगा। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकी देशों को मिलाकर के हो जाएगा। और अभी भी इस क्षेत्र में 9 मिलियन से कहीं अधिक जो है भारतीय लोग रहते हैं, इंडियंस रहते हैं। और निश्चित रूप से बहुत गहरे संबंध है इन देशों से। और जियो स्ट्रेटजी के हिसाब से ये देश भी बहुत संबंध है। यहाँ अमेरिका भी बैठना चाहता है, रूस भी बैठना चाहता है, चीन भी बैठना चाहता है, सभी महाशक्तियां बैठना चाहती, चाहे मिडिल ईस्ट से, चाहे नॉर्थ अफ्रीका हो, गल्फ की खाड़ी में, सभी बैठना चाहते हैं। यहाँ अगर दावेदारी मजबूत होती भारत की, तो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में भी भारत उभर कर पहले नंबर पर आ जाएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उसको इस पोजीशन पर आने से रोक सके। आज मैं इसको यहीं विराम देता हूं। कल फिर किसी नए मुद्दों पर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।